हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, सेल बायोलॉजी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे सेल की प्रॉपर्टीज़, जैसे सेल की शेप, साइज़ कैसे चेंज होती है, कितनी वेरिएबल है, कैसी कैसी शेप हो सकती है, कैसा साइज़ हो सकता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं सेल के पार्ट्स की, सेल के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में हमने सेल को किन किन मेजर पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया था? 3 मेजर पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया था। फर्स्ट सेल की बाउंड्रीज, फिर साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल बाउंड्रीज से। सेल बाउंड्रीज में भी हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि सेल बाउंड्रीज दो तरह की थी, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे। क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो देखो, जो अपना टॉपिक है आज का सेल मेम्ब्रेन, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा भी बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? और इसे यूनिट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, इसे यूनिट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो इस तरह से कई सारे नाम हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के। तो देखो, ये नाम या ये टर्म्स कैसे आई, ये नाम या ये टर्म्स कहाँ से अराइज हुई? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टर्म सेल मेम्ब्रेन जो है ये दी थी नगेली एंड कार्मर ने। नगेली एंड कार्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दी थी सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लीमा जो टर्म है वो दी गई थी प्लो के द्वारा। ठीक है, प्लो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। और यूनिट मेम्ब्रेन जो टर्म है ये दी थी रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन टर्म दी थी रॉबर्टसन ने। ठीक है, समझ गए? तो तीनों टर्मिनोलॉजी तीन अलग अलग साइंटिस्ट की दी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन होती क्या है। तो देखो, ये एक थिन, ठीक है, इलास्टिक यानी फ्लेक्सिबल, सेमी परमिएबल लिविंग मेम्ब्रेन है। थिन, इलास्टिक, सेमी परमिएबल लिविंग मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये इसका अगर साइज देखें तो थिन है। ठीक है, मेम्ब्रेन का साइज, पतली मेम्ब्रेन है, इलास्टिक है यानी फ्लेक्सिबल है, सेमी परमिएबल यानी सिलेक्टिवली परमिएबल है। और अगर बात करूं लिविंग मेम्ब्रेन है तो मतलब नेचर में लिविंग है, ये डेड नहीं है सेल वॉल की तरह। ठीक है, इसकी वो सारे स्ट्रक्चर्स या वो सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इसमें जो एक लिविंग कंपोनेंट या लिविंग स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, समझ गए? अब अगर आगे बात करें तो ये जो यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है 3 मेजर कंपोनेंट्स की। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो है लिपिड, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर के बनती है ये। अब कौन से कंपोनेंट की कितनी परसेंट है हिस्सेदारी, वो देखते हैं हम लोग। तो देखो, लिपिड किसी भी सेल मेम्ब्रेन में एवरेज 40% पाया जाता है, एवरेज 40% लिपिड मिलेगा। ठीक है, और प्रोटीन की एवरेज निकलती है अप्रोक्सीमेटली 58 to 59%, 58 to 59% एवरेज है इसकी। ठीक है, इतनी एवरेज निकलती है। और कार्बोहाइड्रेट है 1 to 2%। ठीक है, समझ रहे हो? ये इन कंपोनेंट्स की परसेंटेज है कि ये कितना परसेंट पार्ट बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, मेन पॉइंट आता है हमारे सामने कि सेल मेम्ब्रेन mainly composed of lipid and proteins।
क्योंकि 1 से 2% जो अमाउंट है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इसे, ठीक है। और हम लोग बताते हैं कि मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है कि ये लिपोप्रोटीन नेचर की है, लाइपोप्रोटीन नेचर की है, ठीक है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। क्लियर, समझ गए अब ये पॉइंट कहाँ से आया? तो ये आया कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किन कंपोनेंट्स की है, समझ रहे हो? क्लियर है? तो यहाँ तक के पॉइंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या होता है, ये जो परसेंटेज है ना लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, ये अलग अलग सेल की अलग अलग सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, ठीक है, कि वो सेल कौन सा है, इस बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकी परसेंटेज भी थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है। जैसे अगर मैं एक पॉइंट बताऊं तुम लोगों को, तो देखो जो अपनी आरबीसी है, जो अपने रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको स्पेशल नाम भी दिया जाता है, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है डोनन्स मेम्ब्रेन। डोनन्स मेम्ब्रेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्हीं के नाम पे दे दिया डोनन्स मेम्ब्रेन। डोनन्स मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल या रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो लिपिड और प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ लिपिड तो होता है 40% और प्रोटीन होता है 60%, कार्बोहाइड्रेट यहाँ होते ही नहीं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल सा पॉइंट था कि डोनन्स मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, डोनन्स मेम्ब्रेन पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है, समझ गए? तो देखो डोनन्स मेम्ब्रेन पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते तो होता क्या है, तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट ना होकर के कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो यहाँ तो हम लोग कह सकते हैं एक तरह से 60 है, बट एग्जैक्ट 60 ना होकर के वेरी करती है, चेंज हो जाती है उन कंपोनेंट्स के कारण। अगर हम सिर्फ लिपिड प्रोटीन देखें तो लिपिड और प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट कार्बोहाइड्रेट ना होकर के कुछ और कंपोनेंट्स भी है, जिसकी वजह से प्रोटीन की परसेंटेज घट करके 52% रह जाती है। समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये डोनन्स मेम्ब्रेन है, यानी आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर ही लेते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन vary according to the cell, कि सेल कौन सा है, इस बेसिस पे उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसकी कंपोजिशन है वो भी चेंज होती रहती है सेल टू सेल। समझ गए? क्लियर है? नोट कर लेना पॉज करके। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपोजिशन है ना, हमने कहा कि मेनली लिपिड और प्रोटीन ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ % कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एक्सेप्शनली। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या काम आते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के फंक्शन देखते हैं। हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या काम आता है, प्रोटीन के फंक्शन क्या है? तो पहली बात, प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। नेक्स्ट कि ये एक तरह से एंजाइम फॉर्मेशन करता है। एंजाइम जो होते हैं वो भी प्रोटीन नेचर के होते हैं।
तो एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट कि ये कैरियर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, समझ गए? तो ये फंक्शन है प्रोटीन के कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, कैरियर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, एंजाइम फॉर्मेशन करता है। और इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे लिपिड के फंक्शन। ठीक है, लिपिड के फंक्शन। तो देखो जो लिपिड है ना, उसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये फॉस्फोलिपिड बनाता है, फॉस्फोलिपिड बनाता है, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन। फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। सेकंड की इस कोलेस्ट्रॉल जैसे मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, कोलेस्टेरोल जैसे मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये एक तरह से मैं कहूँ तो ग्लाइकोलिपिड भी फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है। तो इस तरह से प्रोटीन के कई सारे काम हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के वो लिपिड के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो लिपिड फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन में, कोलेस्टेरॉल में, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये उसके फंक्शन है। प्रोटीन के फंक्शन हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का, तब अपने आप समझ आ जाएंगे कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैसे है और कैरियर मॉलिक्यूल कैसे है। ठीक है, एंजाइम फॉर्मेशन करता है। वहां बात बची कोलेस्ट्रॉल अपने लिए यहाँ डिस्कस करने का मैटर नहीं है, बायोमोलिक्यूल में डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही डिस्कस करना है। तो हम लिपिड से फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो जो फॉस्फोलिपिड है ना, वो बनाया जाता है उसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो हैं, यहां एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यूज होता है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यूज होता है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट यहां कंपोनेंट या पार्टिसिपेंट होते हैं फॉस्फेट एसिड, फॉस्फेट ग्रुप के लिए जो फॉस्फेट ग्रुप जहां से आता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, फॉस्फेट आयंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका पार्टिसिपेंट मॉलिक्यूल है नाइट्रोजनस यानी N2 कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, जो कई तरह के होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कई तरह के होते हैं। देखो दो फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड अलग अलग तरह के होते हैं, जो कि है जैसे एक है कोलिन, एक है कोलिन। ठीक है, एक है सेरीन, एक है सेरीन, और एक है इथेनोलमाइन। वर्ड में आ रहा ना, हाँ, इथेनोलमाइन। ठीक है, तो कोलिन, सेरीन और इथेनोलमाइन नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये पार्टिसिपेंट करते हैं किसके फॉर्मेशन में, फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन में। क्लियर है, तो फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन में ये कंपोनेंट्स आते हैं। तो देखो नाइट्रोजनस बेस को अलग छोड़ करके जो बच गए पार्ट यानी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिला करके कहा जाता है ये है फोस्फोटाइडल मॉलिक्यूल। फोस्फोटाइडल मॉलिक्यूल। और फोस्फोटाइडल मॉलिक्यूल के साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है ना, नाइट्रोजनस कंपाउंड जुड़ता है, तब जाकर के फॉस्फोलिपिड बनता है। तो फॉस्फोलिपिड के कई टाइप्स हैं, फॉस्फोलिपिड के कई टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स किस बेस पे हैं, वो टाइप्स इस बेस पे हैं कि फॉस्फोटाइडल मॉलिक्यूल के साथ
कौन सा नाइट्रोजनस ग्रुप या नाइट्रोजनस कंपाउंड अटैच है। तो देखो पहला फॉस्फोटिडिल मॉलिक्यूल, सेकंड फॉस्फोटिडिल और थर्ड फॉस्फोटिडिल। पहले के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया क्या, कोलिन, ठीक है। सेकंड के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया इथेनोलमाइन, और थर्ड के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया सेरीन को। तो यहां जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनने वाले हैं उनका नाम क्या होता है। तो देखो यहां जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनने वाले हैं उनका नाम है, जब फॉस्फोटिडिल के साथ कोलिन जुड़ा जाएगा तो इससे बनेगा लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। जब फॉस्फोटिडिल के साथ इथेनोलमाइन जुड़ा जाएगा तो इथेनोलमाइन जुड़ने से बनेगा सेफेलिन फॉस्फोलिपिड, ठीक है, सेफेलिन फॉस्फोलिपिड। और जब फॉस्फोटिडिल के साथ सेरीन जोड़ा जाएगा तो जो बनेगा वो है सेरीन ही रहता है, सेरीन फॉस्फोलिपिड। तो इस तरह से 3 तरह के फॉस्फोलिपिड हमें देखने को मिलते हैं। किस बेसिस पे 3 तरह के फॉस्फोलिपिड हमें देखने को मिले, तो वो फॉस्फोलिपिड हमें देखने को मिले हैं कि जो मॉलिक्यूल यूज हो रहा है नाइट्रोजनस कंपाउंड वो कौन सा है, किस नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूज करके हम लोगों ने ये बनाया है, ठीक है, समझ गए, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन की है। तो इस बेसिस पे 3 तरह के अलग अलग फॉस्फोलिपिड है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है, साइड हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। इस तरह से 3 टाइप के फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो आगे बात करते हैं। तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बन गए, इस मैकेनिज्म से बनाए गए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैं, वो किस तरह के अरेंजमेंट शो करते हैं सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के दौरान। तो देखो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल पहली बात तो जो बने हैं वो बाई नेचर कैसे होते हैं, एम्फीफेटिक होते हैं, एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है। एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल होने का मतलब कि 2 पार्ट होंगे, ठीक है, पोलर पार्ट भी होगा और नॉन पोलर पार्ट भी होगा। दोनों पार्ट एक ही कंपोनेंट में हो तो उसे एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है। किस तरह से, तो देखो इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है फॉस्फोलिपिड की। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन में इसकी अरेंजमेंट शो करूं आप लोगों को, तो देखो इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की दिखेगी। कुछ इस तरह की, ठीक है, कुछ इस तरह की अपीयरेंस होगी। और देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा होता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये तो देखो इस तरह से बाइलेयर अरेंजमेंट होती है, इस तरह से बाइलेयर अरेंजमेंट होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की। तो बाइलेयर में देखो क्या क्या होता है। ये जो पोर्शन है इसे तो कहा जाता है हेड, ये तो है हेड, और ये वाला जो पोर्शन है ये है टेल यानी टेल, ठीक है, पूंछ। तो देखो
हेड और टेल वाला जो पोर्शन है, जो बाई लेयर बन रही है फॉस्फोलिपिड की, वो किस तरह की अरेंजमेंट शो करती है? तो जो हेड है अपना, वो कैसा है नेचर में, और टेल वाला पोर्शन कैसा है नेचर में। तो देखो हेड में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया हेड में, वो कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स में से। फॉस्फोलिपिड में कौन कौन से होते हैं? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आते हैं H3PO4 यानी फॉस्फेट ग्रुप जो है फॉस्फोरिक एसिड वाला, और नाइट्रोजनस कंपाउंड N2 कंपाउंड, ये तो बनाएंगे हेड। और टेल किससे बनेगी? टेल बनती है यहाँ फैटी एसिड मॉलिक्यूल से, टेल बनती है फैटी एसिड मॉलिक्यूल से, समझ रहे हो? क्लियर है? तो हेड और टेल किस चीज से बनी हुई है? ये हुआ। अब देखो ये जिस चीज से फॉर्मेशन होती है इसकी, उस बेसिस पे ये अलग अलग नेचर शो करते हैं, ठीक है, अलग अलग नेचर शो करते हैं। हेड अलग नेचर का होगा और टेल अलग नेचर की होगी, ठीक है। हेड जो होगा वो बाई नेचर हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। और टेल जो होगी वो बाई नेचर हाइड्रोफोबिक होगी, समझ रहे हो? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। देखो मैं बताना क्या चाहता हूं कि फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स है वो एक बाइलेयर बनाते हैं, ठीक है, अपर और लोअर। यहां तो देखो ये जो मटेरियल, ये देखो ये सेल के आउटसाइड का मैटर है, ये तो है आउटसाइड सेल की, और यहां है सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो देखो दोनों की आउटर साइड हेड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के, और टेल अंदर की साइड है, क्योंकि टेल हाइड्रोफोबिक होती है और हेड हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर लविंग और वाटर हेटिंग। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब टू लव, किससे? प्यार मोहब्बत करते हैं। तो ये पानी से मोहब्बत करने वाले हैं और ये पानी से दुश्मनी रखने वाले हैं, हाइड्रोफोबिक है, समझ गए? इस तरह की अरेंजमेंट होती है इनकी। और हेड बना हुआ है फॉस्फेट मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस कंपाउंड का, जबकि टेल बनी हुई है फैटी एसिड की। फैटी एसिड की इसीलिए तो हाइड्रोफोबिक है, समझ रहे हो ना? फैटी एसिड मॉलिक्यूल है इसीलिए तो हाइड्रोफोबिक है। मैं साइड हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि फॉस्फोलिपिड किस तरह का रोल प्ले करता है, ठीक है, किस काम आता है फॉस्फोलिपिड, यहाँ कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ गए? चलो समझ गए, अब आगे चलते हैं। तो देखो ये तो फॉस्फोलिपिड की बात हुई। हम लोग बात कर चुके हैं प्रोटीन और लिपिड की। लिपिड में फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट था, उसका स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स भी डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब बची है बात सबसे छोटे या सबसे माइनर कंपोनेंट की, जो कि है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या काम आता है, कैसे फंक्शन करता है, वो देखना है हमें। तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल है, पहली बात तो ये माइनर कंपोनेंट है, सेकंड ये प्रेजेंट होता है ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो किस तरह से इसकी मॉडिफिकेशन होती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट को यानी मैं कहूं अगर ग्लूकोज को लिपिड के साथ जोड़ दें एक बार तो, और एक बार ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट कोई हो, ग्लूकोज ही नहीं चाहिए, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, जोड़ दें प्रोटीन के साथ, तो इसकी जो मॉडिफिकेशन होती है वो किस तरह की होगी? ग्लूकोज और लिपिड मिलकर के बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड कंपोनेंट, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड।
और ग्लूकोज और प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर के बनाएंगे ग्लाइको प्रोटीन। समझ गए? तो ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है। देखो कार्बोहाइड्रेट माइनर कंपोनेंट है, ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है सैकेराइड, है ना, सैकेराइड ओलिगो फॉर्म, ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, उसमें प्रेजेंट होता है। इसकी मॉडिफिकेशन अब लिपिड के साथ जुड़ता है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो ग्लाइको प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये माइनर कंपोनेंट था, कार्बोहाइड्रेट था थर्ड कंपोनेंट। वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब ये तो है कंपोनेंट्स की बात, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बात आती है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो देखो मैं कहूंगा कि डिफरेंट मॉडल्स आर गिवन by scientists to explain the structure of cell membrane। बहुत सारे मॉडल दिए गए साइंटिस्ट के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उन मॉडल्स को हम लोग तीन टाइप्स में डिस्कस करते हैं, तीन पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखो फर्स्ट मॉडल जो दिया गया वो मैं बताना चाहूंगा, वो था लिपोइडल मॉडल। लिपोइडल मॉडल। ठीक है, समझ गए? सेकंड जो मॉडल दिया गया वो मॉडल आते हैं, सेकंड टाइप के जो मॉडल थे उसे कहा जाता है सैंडविच मॉडल या फिर ट्राइलेमिनर मॉडल। सैंडविच या ट्राइलेमिनर मॉडल। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो मॉडल दिया गया वो है, मैं कहूंगा कि सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, समझ गए? तो तीन तरह के मॉडल दिए गए, सामने रखे गए। अब बात कर लेते हैं ये मॉडल किसने दिए थे। लिपोइडल मॉडल जो है ना, लिपोइडल मॉडल दिया था ओवरटोन ने। ठीक है, मैं यहां साइंटिस्ट का नाम लिखूंगा, ओवरटोन ने दिया था, और दिया था ये 1885 में। ठीक है, 1885 में। इसे यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, आगे इसका झंझट नहीं रहेगा। ये जो दो मेन टाइप्स के मॉडल हैं यही डिस्कस करने रह जाएंगे। तो देखो इस मॉडल में क्या बताया था कि सेल मेम्ब्रेन ओनली कंपोज्ड ऑफ ओनली लिपिड या ओनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन, सारी सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, ये इसने बताया था ओवरटोन ने। ठीक है, तो इसे लिपोइडल मॉडल कहा जाता है, ओवरटोन का लिपोइडल मॉडल। अब देखो सैंडविच या ट्राइलेमिनर मॉडल में क्या बताया गया। पहली बात जो बताया गया वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, दो तरह का सैंडविच मॉडल डिस्कस किया जाता है। कौन कौन सा? तो देखो दो तरह का सैंडविच मॉडल कौन सा है। सैंडविच जो मॉडल है वो दो मॉडल्स को एक साथ इकट्ठा करके सैंडविच मॉडल बोला जाता है। ठीक है, दो मॉडल्स को इकट्ठा करके एक साथ सैंडविच मॉडल बोला जाता है। एक तो था डेवसन एंड डेनियली मॉडल। ठीक है, और एक था रॉबर्टसन मॉडल।
एक था रॉबर्टसन मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, ठीक है। डेवसन एंड डेनियली का जो मॉडल था वो दिया गया था 1936 में, ठीक है। और रॉबर्टसन का जो मॉडल था वो दिया गया था 1959 में। इन दोनों मॉडल को ही एक तरह से सैंडविच या ट्राइलेमिनर मॉडल में इंक्लूड किया जाता है। दो तरह का सैंडविच या ट्राइलेमिनर मॉडल है, क्लियर है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये आज तक का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है और ये दिया था, मैं कहूंगा, गिवन बाय सेंगर एंड निकोलसन। सेंगर और निकोलसन ने दिया था इन 1972, ठीक है, 1972 में, ठीक है। तो ये 3 तरह के मॉडल दिए गए थे। तो देखो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए टोटल 3 टाइप के मॉडल दिए गए थे, ठीक है। ये 3 टाइप के मॉडल कौन कौन से थे? पहला लिपोइडल मॉडल, फिर सेकंड सैंडविच या ट्राइलेमिनर मॉडल और फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो देखो लिपोइडल ओवरटोन ने दिया था 1885 में, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड की बनी हुई थी, यही बताया था। फिर सैंडविच ट्राइलेमिनर मॉडल यानी जिसमें सैंडविच की तरह 3 लेयर आती है, ब्रेड, ऊपर ब्रेड, बीच में पैटी, इस तरह की। तो देखो ये 2 तरह के मॉडल थे, दोनों मॉडल को सैंडविच कहा जाता है, डेवसन डेनियली और रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन जो है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लूइड मोज़ेक जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, आज तक इसी को पढ़ते हैं हम लोग, सेंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में, क्लियर है। इस लेक्चर में आज बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय, घर रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, चलो।